नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको स्किप ना करें। उसके माध्यम से ही संस्थान को कुछ अर्निंग होती है, जिसके माध्यम से यह संस्थान सस्टेन करता है। तो आप जो भी अपना कंट्रीब्यूशन यानी ऐड देख करके कर सकते हैं, वही संस्थान के लिए पर्याप्त है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर उसको आप शेयर भी करिए, और किसी प्रकार का यदि प्रश्न है तो उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और भारत की पर्वतीय संरचना। यह तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है मैपिंग से संबंधित, और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का डिस्कशन किया, और उसी के सेंस में हम लोगों ने भारत का भौगोलिक कैलेंडर हम लोगों ने सीखा है कि कौन कौन सी घटनाएं किस किस क्रम में हुई हैं, और उसी के अनुसार चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, और चट्टानों का वितरण कहाँ कहाँ पर हैं, इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन सब का जब अध्ययन आप कर लेते हैं तो उसी से मिलता जुलता है टॉपिक क्या हमारा, मिनरल्स। क्योंकि मिनरल का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे है, चट्टानों से है। तो चट्टान के बारे में आप जानते हैं, चट्टान का आप लोकेशन जानते हैं, तो इसलिए मिनरल्स की जो उपलब्धता है यह समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग मिनरल्स में एक टॉपिक ऑलरेडी एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने सामान्य इंट्रोडक्शन लिया था कि जो मिनरल्स होते हैं यह स्थल पे तो पाए ही जाते हैं, साथ में महासागर में भी पाए जाते हैं, यानी सागरीय सतह में भी पाए जाते हैं। वहाँ महासागर हम नहीं कहेंगे बल्कि सागर कहेंगे, क्योंकि महासागर कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिसीमा में आता है, वह किसी एक देश की टेरिटरी में नहीं आता है। तो इससे संबंधित हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन का जो मरीन लॉ है उसको हम लोगों ने देखा है, और उसमें हमने कहा था 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल या 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को किस किस नामों से जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सर्वाधिक मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके सागर के नितल में पाए जाते हैं, और किस रूप में, तो वहाँ पर पेट्रोलियम और गैस का जो रूप है यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि इससे संबंधित जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। उसमें हमने कहा था कि यदि किसी राज्य से संबंधित है तो उस पर अधिकार और उससे संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार उस पर्टिकुलर राज्य का होता है। लेकिन यदि वह खनिज संसाधन भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी अपतटीय क्षेत्र में है, तो उस पर बनने वाला नियम कानून केंद्र सरकार का होता है। और साथ में हम लोगों ने आगे ये भी देखा था कि जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है, उस इंडियन मिनरल ईयर बुक में कुछ पॉइंट दिए गए थे, जो रिकॉर्ड है जो रिपोर्ट है 2016-17 का। इसमें बताया गया था कि 95 टोटल खनिज हैं, जिसमें से 4 खनिज सिर्फ फ्यूल से संबंधित है, यानी ईंधन से संबंधित है, लेकिन इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 67% है। यानी मिनरल्स की संख्या तो कम है लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और साथ में आप देख रहे हैं कुछ धात्विक हैं, कुछ अधात्विक हैं, कुछ लघु मिनरल्स हैं, और साथ में 3 कैसे हैं, आणविक मिनरल्स हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में कवर कर लिया था। अब इसी को आगे बढ़ते हुए इंडियन मिनरल ईयर बुक के कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2016-17 की है। इसमें बताया गया है कि खनिज उत्पादन मूल्य के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा किस संदर्भ में, मूल्य के संदर्भ में सर्वाधिक योगदान किसका है। इसके पहले हमने पूरे खनिज संसाधन को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा था, एक था फ्यूल, एक था धात्विक, अधात्विक, लघु और आणविक। लेकिन अब यहां पर किसी एक पर्टिकुलर खनिज की बात कर रहा है कि जिसका योगदान सबसे ज्यादा है। किस दृष्टिकोण से, मूल्य के दृष्टिकोण से। ध्यान रखिएगा
क्वांटिटी के आधार पर नहीं बल्कि कीमत के आधार पर कि किसकी कीमत, किस खनिज संसाधन की कीमत सबसे ज़्यादा है। और यह भी रिपोर्ट किसकी है? इंडियन मिनरल ईयर बुक 2017 की है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स है वह है कोयला। क्या है? कोयला, जिसका कितना, यानी अगर पूरे मिनरल्स की अगर वैल्यू, जितने भी खनिज संसाधन अगर उनकी वैल्यू 100% मानी जाए तो उसका 31.23% अकेला हिस्सा किसका है? कोयले का है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई मिनरल्स आता है तो वह कौन सा है? पेट्रोलियम, और इसका कितना कीमत है? 23.73%। उसके बाद लघु खनिज आते हैं। लघु खनिज का कितना परसेंटेज है? 18.76% है। प्राकृतिक गैस, इसका परसेंटेज है 7.43%। और जो लौह खनिज है, लौह अयस्क है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 7.82%। तो आपसे ये सब प्रश्न परसेंटेज में नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एनालिटिकल बेसिस पे पूछे जाते हैं। कहेंगे उत्पादन मूल्य के आधार पर इन खनिज संसाधनों को अरेंज करें, यानी सबसे ज़्यादा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कह सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कह सकता है, कि कीमत के बढ़ते क्रम में और कीमत के घटते क्रम में। तो यह जो अरेंजमेंट है घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? कोयले का। फिर किसका है? पेट्रोलियम का। उसके बाद किसका है? लघु खनिज का। उसके बाद किसका है? प्राकृतिक गैस का। और उससे भी कम किसका है? लौह अयस्क का। तो आपसे पूछ सकता है कि लौह अयस्क का उत्पादन मूल्य प्राकृतिक गैस के उत्पादन मूल्य से अधिक है। पहला सेंटेंस लिख दिया। दूसरा सेंटेंस लिख सकता है कि लघु खनिज का मूल्य पेट्रोलियम खनिज के मूल्य से कम है। नीचे फिर कूटबद्ध करके देगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या दोनों गलत हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के कूटबद्ध प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ना कि परसेंटेज। तो कॉन्सेप्ट और आंकड़े में ही अंतर होता है। वनडे में जाएंगे तो वहां पर सीधा सीधा इंफॉर्मेशन यही दे देगा कि कोयले का उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्पादन मूल्य के आधार पर कितना परसेंटेज है, तो 31.23% है। लेकिन इसका उत्पादन मूल्य सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर हम लोगों को थ्योरेटिकल अप्रोच रखना है, यानी तुलनात्मक अध्ययन करना है, ना कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू याद करना है। एग्जैक्ट वैल्यू भूल भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि किसका मूल्य वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कोयला, फिर पेट्रोलियम, लघु खनिज, उसके बाद आप देखेंगे प्राकृतिक गैस, और उससे भी कम किसका है? लौह अयस्क का मूल्य है। फिर इसी प्रकार दूसरा जो यहाँ पर डाटा दिया गया है कि अपतटीय खनिज जो हैं, कौन से खनिज? अपतटीय, यानी जो ऑफ शोर एरिया में पाए जाने वाले खनिज हैं, इनका उत्पादन मूल्य कितना है? 20% है। यानी भारत में जितना भी मिनरल्स है उसका 20% मूल्य के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, यहां पर बार बार कह रहा है मूल्य के दृष्टिकोण से, ना कि क्वांटिटी के आधार पर। अब कोयला पता चला, 1 टन कोयले की कीमत और 1 टन आयरन की कीमत क्या बराबर होगी? क्या नहीं, जाहिर सी बात। और 1 टन हीरा ले लीजिए, क्या सबका कीमत बराबर है? तो यहां कीमत की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है। तो वैल्यू के आधार पर जो टोटल भारत में मिनरल्स के वैल्यू हैं, उसका 20% वैल्यू वाला मिनरल्स कहां पाया जाता है? ऑफ शोर एरिया में। किस एरिया में? ऑफ शोर एरिया में, जो अपतट वाले होते हैं। तो ठीक है, ये दूसरा पॉइंट दिया गया। और कितना परसेंटेज उसका है? 20% है। तीसरा बिंदु यहां पर लिखा गया है राज्यों में। यदि हम राज्यों की तुलना करें तो किस राज्य में सर्वाधिक मूल्य के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? ऐसे बहुत से राज्य हैं ना, और सभी राज्यों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन मूल्य के दृष्टिकोण से किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाया जाता है? तो वह है राजस्थान। यहां पर कितने मूल्य का है? यानी अगर पूरे भारत में 100
रुपए का खनिज संसाधन पाया जाता है, तो उसमें से अकेले राजस्थान में कितना पाया जाता है? 12.15% मूल्य का खनिज संसाधन राजस्थान में पाया जाता है। वैसे सब लोग ज़्यादातर छोटा नागपुर को रूर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। मूल्य के अगर दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा मूल्य का खनिज संसाधन कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। क्यों? क्योंकि वह जाहिर सी बात है, आर्कियन युगीन वहाँ पर चट्टाने हैं, आर्कियन हैं, फिर वहाँ पर देखेंगे धारवाड़ है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाएंगे, और ऊपर से उसकी एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा नहीं बल्कि ज़्यादा कीमत के पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर वही छोटा नागपुर वाला जो एरिया आपका है, झारखंड उड़ीसा, तो उसमें उड़ीसा आ जाता है। कौन आ जाता है? उड़ीसा आ जाता है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है और तेलंगाना है। यानी इन राज्यों में क्या है? खनिज संसाधन मूल्य के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यह एनालिटिकल बेसिस पर प्रश्न है और इन सबसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हों या किसी स्पेशल पीसीएस, आईएएस या टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, हर जगह यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप अपने अनुसार इसकी तैयारी करिए कि आप किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच कंप्लीट है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ें, अधूरा ज्ञान ना लें। फिर आगे आप बढ़ते हैं। जो मिनरल्स रिसोर्स होते हैं टोटल, इन मिनरल रिसोर्स को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है धातु, यानी जो धात्विक मिनरल होते हैं। कौन से मिनरल होते हैं? धात्विक मिनरल्स होते हैं। और यह किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? तो धारवाड़ियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। वैसे ज़्यादातर किस में रहेगा? आर्कियन युगीन की चट्टानों में है, लेकिन आर्कियन युगीन की चट्टानें काफ़ी ज़्यादा संगठित और अत्यधिक आंतरिक भाग में पाए जाने के कारण उनका दोहन आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उसी आर्कियन के कह सकते हैं लेवलिंग, यानी उसके समतलीकरण से जो दूसरे क्रम की चट्टान है धारवाड़, वहाँ से सबसे ज़्यादा धात्विक मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार होगा वहीं वहीं पर धात्विक मिनरल्स पाए जाएंगे। तो यह इसका प्रारंभिक बिंदु है। फिर दूसरा दिया है कि जो कोयला है, तो कोयला यानी सिंपल बात है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन सी हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का यहाँ पर जो सेंस है, जब आप लोग देख रहे थे, यानी जिसमें हम बात किए थे ट्रियासिक है, जुरैसिक है, क्रिटेशियस है, तो जुरैसिक और क्रिटेशियस पीरियड में जब पैंजिया का विखंडन हुआ था तो एक पार्ट तो आप अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। तो जो साउथ वाला था एक गोंडवाना लैंड था, और उसी गोंडवाना लैंड में कुछ भ्रंशन भी हुए थे। क्या हुए थे? भ्रंशन हुए थे, तभी तो गोंडवाना लैंड टूटा। और टूटने के बाद इंडियन प्लेट आपकी उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी और जो दक्षिणी अमेरिका वाली प्लेट है वह पश्चिम की तरफ बढ़ी। तो गोंडवाना लैंड में जब भ्रंशन हुआ था तो उसके द्वारा जो बेसिन बने थे, उन्हीं बेसिन में कुछ अवसादों का जमाव कर दिया गया था। और चूंकि यह गोंडवाना लैंड का पार्ट ज़्यादातर विषुवत रेखा से संबंध रखता था, तो यहाँ पर विषुवत रेखीय वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा थी, और वो वनस्पतियाँ जब यहाँ पर भ्रंशन हुआ तो उसी भ्रंश में जाकर के क्या हो गई है? सब दब गई हैं। और दब जाने के कारण वहाँ पर देखेंगे गैस के भी भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भी भंडार पाए जाते हैं, और कहीं न कहीं कोयले का भी निक्षेप बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयले का निक्षेप पाया जाता है। और यह गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ज़्यादातर आप देखेंगे तो गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन है, दामोदर है, सोन है, यानी जो छोटा नागपुर से संबंधित झरिया वरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर इस क्रम की चट्टानें ज़्यादातर पाई जाती हैं। और वहीं पर भ्रंशन में यह विषुवत रेखीय जो वनस्पतियाँ हैं यह क्या हो गई हैं? उसी में गिर करके दब गई हैं, और उसी जगह पर आज कोयले का निक्षेप हमें देखने को मिलता है। तो यह उसी की बात कर रहा है कि कोयले जो भारत में पाए जाते हैं यह किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इनका अगर विकास क्रम देखा जाए तो
जुरैसिक और क्रिटेशियस से संबंधित है। किससे संबंधित है? जुरैसिक और क्रिटेशियस कालखंड से संबंधित है। जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ है तब की बात हो रही है, यानी पैंचिया के विखंडन से इसका संबंध नहीं है। क्योंकि गोंडवाना लैंड से संबंध है तो गोंडवाना लैंड का विखंडन जब होगा तभी की इसकी बात की जा रही है। तो ठीक है, फिर अगर बात कर रहा है कि पेट्रोलियम जो खनिज संसाधन है यह किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? जो टर्शियरी कालखंड की चट्टानें हैं। कौन सी? टर्शियरी कालखंड की चट्टानें हैं। उस क्रम की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें ज़्यादातर जो मरीन या समुद्री जीव जंतु ट्रैप हो गए हैं, जैसे टेथिस सागर था, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ रहे होंगे, उनके ऊपर प्रेशर लगा है, टेम्परेचर लगा है, तो जाहिर सी बात है वो जब ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर लग जाएगा तो कोयला, उससे भी ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा तो पेट्रोलियम, और उससे भी ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा तो क्या बन जाएंगे वो लोग? गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह उसी की बात कर रहा है। लेकिन जो ज़्यादातर पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं यह किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? टर्शियरी युगीन की जो चट्टानें हैं, यानी जिस कालक्रम में हिमालय की उत्पत्ति हो रही है उसी कालक्रम की चट्टानों में ये क्या हुए हैं? ट्रैप हो गए हैं। और किसके फलस्वरूप ट्रैप हुए हैं? जो समुद्री वनस्पतियां थी उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लग जाने के कारण इन पेट्रोलियम उत्पादों का फॉर्मेशन हुआ है। तो तीन चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जहां पर भी टर्शियरी युगीन चट्टानें पाई जाएंगी सामान्य रूप से, जैसे हिमालयन क्षेत्र, वहां पर पेट्रोलियम संबंधित खनिज संसाधन पाए जाएंगे। गोंडवाना क्रम की जहां पर चट्टानें पाई जाएंगी, जिसमें ज़्यादातर छोटा नागपुर वाला क्षेत्र आता है, या पूर्वी पठार हम कहें तो छोटा नागपुर है, छत्तीसगढ़ बेसिन है और दंडकारनिया का पठार, वहाँ पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहाँ पर लौह संबंधित खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो यह मुख्य डिवीजन है। तो याद करने में थोड़ी आपको सहजता होगी कि लोहे के भंडार कहाँ पाए जाएंगे, कोयले के भंडार कहाँ पाए जाएंगे और पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए जाएंगे। तो पेट्रोलियम का भंडार आप देखेंगे असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिमालय क्रम की चट्टानें वहाँ पर देखने को मिलती हैं और वहीं पर पेट्रोलियम के भी उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। तो यह बेसिक डिफरेंस अभी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि जो खनिज संसाधन है इनके कुछ बेल्ट हैं कि कहाँ पर एक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं सब जगह पाए जाएंगे, लेकिन हमने कहा इनके मिलने का जो प्रमुख स्थान है कि यदि धारवाड़ क्रम की चट्टानें सतह पर नजर आएंगी तो वहां पर भी खनिज संसाधन रहेंगे। आर्कियन युगीन चट्टानें अगर सतह पर नजर आएंगी तो वहां पर भी ये पाए जाएंगे। तो जहां पर वो चट्टान सतह पर पाई जाएगी वहीं पर वो चीजें पाई जाएंगी। अगर वो काफी आंतरिक भाग में है या काफी रूपांतरित हो चुकी हैं तो उसमें खनिज संसाधन के पाए जाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो यहां पर बात हो रही है कि कितने खनिज संसाधन से संबंधित क्षेत्र हैं या बेल्ट हैं? 5 हैं। कितने बेल्ट हैं? 5। यानी पूरे खनिज संसाधनों को 5 बेल्ट में विभक्त करके हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और अन्य छोटे छोटे खनिज संसाधन के बेल्ट भी उपलब्ध हैं। लेकिन 5 कैसे हैं? मेजर बेल्ट हैं जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और उसमें सबसे पहला कौन है? छोटा नागपुर का बेल्ट है। छोटा नागपुर आप देखेंगे पूर्वी पठार का भाग है। और छोटा नागपुर में ज़्यादातर कौन सा राज्य आता है? तो उसमें आप देखेंगे झारखंड है, उड़ीसा है और साथ में पश्चिम बंगाल। यहीं पे तो हम देख रहे थे कि छोटा नागपुर में आप देख रहे थे राजमहल है, हजारीबाग है और रांची का पठार है। हम लोग जो पर्वतीय संरचना है उसमें जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पर छोटा नागपुर है। फिर भी यह रिवीजन ही एक प्रकार से है कि छोटा नागपुर क्षेत्र पहला बेल्ट है जहां पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और यह 3 राज्यों से संबंध रखता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दूसरा बेल्ट है मध्यवर्ती क्षेत्र। कौन सा है? मध्यवर्ती क्षेत्र है। और यहां पर कौन पाया जाएगा? यानी आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो इसमें अब तेलंगाना का भी बेल्ट आएगा। कौन सा बेल्ट आएगा? तेलंगाना का आएगा। चूंकि तेलंगाना का जो तेलंगाना का फॉर्मेशन है काफ़ी बाद में हुआ है, अभी लेटेस्ट में है। तो लेकिन ये सब इंडियन मिनरल्स ईयर बुक कब की है? 2017 की है।
तो ऐसे में उसको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा वो भी क्षेत्र यहाँ पर रहेगा। मध्य वाला भाग है तो एमपी रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो बेल्ट है वहां पर भी काफी ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तीसरा बेल्ट है दक्षिण की पेटी। कौन सी पेटी है? दक्षिण पेटी। और दक्षिण में आप जब चले जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर देखेंगे तमिलनाडु है, फिर वहां पर कर्नाटका है, तो ये दो क्षेत्र आते हैं। केरला का भी कुछ सेक्शन आ सकता है, लेकिन केरला ज्यादातर तटवर्ती क्षेत्र में आ जाता है, वहां पर पठार का सेक्शन काफी कम होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम केरला को एकदम रिमूव कर देते हैं, ऐसा नहीं है, केरला का भी सेक्शन आएगा, लेकिन ज्यादातर सेक्शन कर्नाटका और तमिलनाडु का आएगा, और थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें केरला का भी रहेगा, जो दक्षिण की पेटी है उसके अंतर्गत। इसी प्रकार जब आप और आगे बढ़ते हैं तो एक क्षेत्र है उत्तर पश्चिम वाला, यानी जो राजस्थान, गुजरात, कुछ उसमें हम मध्य प्रदेश का हिस्सा ले लेंगे, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा ले लेंगे। तो उन सब में जैसे आपने मध्य वाले में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को इंक्लूड किया है, उसी प्रकार जो उत्तर पश्चिम वाला है वहां पर भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका लोकेशन ही कुछ ऐसा है कि वहां पर वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो वहां पर भी बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उसमें राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत यानी आर्कियन युगीन चट्टाने कहां पर हैं? राजस्थान, यानी अरावली भी वह से संबंधित है, तो वहां पर भी खनिज संसाधन, तो वह पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में किधर है? उत्तर और पश्चिम में है। फिर आगे बढ़ता है दक्षिण पश्चिम पेटी। कौन सी पेटी है? दक्षिण और पश्चिम की पेटी। अब यही दक्षिण और पश्चिम की पेटी में देखेंगे आप कौन आएगा? गोवा है, फिर दक्षिणी कर्नाटक है और केरल है। देखिए, एक तो दक्षिण वाली पेटी हो गई, तो दक्षिण वाली पेटी में ज्यादातर तमिलनाडु और कर्नाटक वाला सेक्शन आ गया, लेकिन एक दक्षिण पश्चिम भी कर दिया गया, तो दक्षिण पश्चिम में गोवा, कर्नाटक और केरला वाला सेक्शन हम लोग ले लेते हैं। यानी मुख्य रूप से 5 खनिज संसाधनों की पेटियों का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी खनिज संसाधन की पेटियां हैं, उनके भी नाम हम लोग देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हिमालय क्षेत्र, क्योंकि हिमालय की जड़ों में भी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यदि वहां पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी तो वहां पर भी खनिज संसाधन पाए जाएंगे। और साथ में आपने देखा कि जो पेट्रोलियम उत्पाद है ये टर्शियरी युगीन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ऐसे में वह भी एक मिनरल्स के दृष्टिकोण से बेल्ट के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तो इसलिए हिमालय क्षेत्र भी एक खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बेल्ट है, जिसमें कोयला पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और चूना पत्थर पाया जाता है। हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार एक और बेल्ट पाया जाता है जो है गोदावरी नदी बेसिन। गोदावरी नदी बेसिन में भी बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और एक है बंबई हाई। कौन है? बंबई हाई। तो देखिए, बंबई हाई में क्या है कि पहले वो पार्ट जो था भारतीय प्लेट का ही हिस्सा था, लेकिन जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो एक प्रकार से रेखीय तनाव मूलक बल के कारण भारतीय प्लेट का भ्रंशन हुआ और जो अरब वाला ब्लॉक था यह नीचे सबडक्ट कर गया, और अरब वाले ब्लॉक के ऊपर जो वहाँ पे उस समय पाए जाने वाले विश्वत रेखीय वनस्पतियाँ थी वह काफ़ी गहराई में जाकर के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के परिणाम स्वरूप किसमें तब्दील हो गई हैं? पेट्रोलियम में तब्दील हो गई हैं। इसी प्रकार की संरचना आपको गोदावरी बेसिन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह भी कभी न कभी विश्वतरेखीय क्षेत्र से गुजरा है, वहाँ पर भी विश्वतरेखीय वनस्पतियाँ थीं, लेकिन यहाँ पर भी भ्रंशन हुए हैं और उस भ्रंशन में यहाँ की भी वनस्पतियाँ नीचे जा कर के ट्रैप हो गई हैं और उसके ऊपर भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा है, तो वहाँ पर भी कुछ पेट्रोलियम के उत्पाद पाए जाते हैं। तो इसलिए गोदावरी बेसिन को और बॉम्बे हाई बेसिन को भी एक अलग से बेल्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप कह सकते हैं 5 मुख्य खनिज संसाधन के बेल्ट हैं और 2 अन्य हैं। 2 में एक हिमालय से संबंधित है और एक जो है गोदावरी तथा बंबई हाई से संबंधित है, जो पेट्रोलियम से संबंधित बेल्ट हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर
अब छोटा नागपुर खनिज संसाधन पेटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो खनिज संसाधन की पेटियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन की पेटी कौन सी है? छोटा नागपुर वाली है। यहां पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन, यह एक पेटी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सामने कई रूपों में प्रश्न आता है तो आप उसमें कोई कंफ्यूजन ना खड़ा कर लें, इसलिए आपको क्लियर कट होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि कौन सा खनिज संसाधन का मूल्य सबसे ज्यादा है तो कोयले का है। फिर पूछा जाए इंडियन मिनरल ईयर बुक्स के अनुसार 95 जो मिनरल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो वहां पे कहेंगे जो फ्यूल वाले हैं। कौन से हैं? फ्यूल वाले, जिसमें कितने थे? 4, उसका परसेंटेज 67% था। फिर यहां पे कह रहा है किस बेल्ट में या किस बेल्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उसमें आता है छोटा नागपुर का बेल्ट। जहां पर सबसे ज्यादा, या छोटा नागपुर किसी एक राज्य से संबद्ध नहीं है, तो इसलिए अगर बेल्ट में पूछा जाए कौन सा बेल्ट सर्वाधिक रिच है खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से, तो उसका नाम है छोटा नागपुर। लेकिन अगर पूछा जाए खनिज संसाधनों के दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे रिच है, तो वह राजस्थान है। लेकिन यदि पूछा जाए पूरे भारत के खनिज संसाधनों में सबसे रिच कौन सा क्षेत्र है, तो वह मुंबई हाई है। कौन सा है? मुंबई हाई, क्योंकि मुंबई हाई किसी पर्टिकुलर राज्य में नहीं आता है लेकिन भारत की टेरिटरी में है। तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से सबसे रिच अगर कोई क्षेत्र है तो मुंबई हाई है। लेकिन भारत के राज्यों में अगर बात किया जाए सबसे रिच कौन है, तो राजस्थान है। लेकिन अगर बेल्ट में बात किया जाए कि कौन सा बेल्ट सबसे ज्यादा रिच है, तो उसका नाम है छोटा नागपुर का बेल्ट। यह सबसे ज्यादा रिच है। इसलिए इस बेल्ट के बारे में हम लोग अलग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो भी कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहला है सर्वाधिक खनिज संपन्न पेटी होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और रूर जो प्रदेश इस्तेमाल किया जाता है यह जर्मनी के लिए किया जाता है, क्योंकि जर्मनी का यह एक प्रदेश है और उसी के आधार पर विश्व में जहां पर भी खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम उस क्षेत्र का रूर प्रदेश कह देते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग भारत का रूर प्रदेश किसे घोषित करते हैं? छोटा नागपुर को, क्योंकि यह खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा संपन्न पेटी है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा बिंदु दिया है यहां देश का लगभग 100% कायनाइट, यानी कायनाइट जो अयस्क है इसका लगभग 93%, 100% इसीलिए कह रहे हैं कि 93% का भंडार इसी छोटा नागपुर के बेल्ट में पाया जाता है। दूसरा जो लौह अयस्क है इसका लगभग कितना परसेंट आप देख रहे हैं? नहीं, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कायनाइट का 100% है। कायनाइट कितना है? पूरा 100% यहीं पर पाया जाता है। कायनाइट इसके अलावा और कहीं पर पाई नहीं जाती है। थोड़ा बहुत भले है तो थोड़ा बहुत को यहाँ कैलकुलेट नहीं करते, यानी लगभग 100% कायनाइट यहीं छोटा नागपुर में। लेकिन जो लौह अयस्क है इसका 93% इसी छोटा नागपुर के बेल्ट से पाया जाता है। और जो तीसरा कह रहा है कि लगभग 84% कोयला भी छोटा नागपुर क्षेत्र से पाया जाता है। तो आप देखते हैं जो प्रमुख खनिज संसाधन है वह छोटा नागपुर से ही पाए जा रहे हैं। लोहा 93% अकेले कहां से? छोटा नागपुर से। कोयला अकेले 84% कहां से? छोटा नागपुर से। उतना ही नहीं, 70% क्रोमाइट और अभ्रक कहां से पाया जाता है? छोटा नागपुर से पाया जाता है। 50% जो आपकी चीका मिट्टी होती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं, जिससे कई आपके हम कह सकते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी कहां पाए जाते हैं? इसी छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है 45% एस्बेस्टस एवं चीनी मिट्टी भी कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर में। तो यानी वैसे जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं जिसमें हम लोग कोयला कह लेते हैं और लोहा कह देते हैं, ये दोनों कहां से पाए जाते हैं? छोटा नागपुर में। और लगभग लोहा तो 93% है और कोयला कितना? 84% अकेले कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर में। इसलिए छोटा नागपुर खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से काफी रिच है और इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जबकि रूर प्रदेश जर्मनी का एक प्रदेश है जो खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे ज्यादा रिच है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, यहां पर कहते हैं इसे भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि इतना 93% लौह अयस्क छोटा नागपुर में पाया जाएगा
तो जाहिर सी बात है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो खनिज संसाधन होते हैं, इन खनिज संसाधनों को हम लोग 3 भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको हम यानी जितने भी खनिज संसाधन पाएंगे उनको 3 पार्ट में हम विभक्त करेंगे और उनका क्रमवार हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम लोग धात्विक जो खनिज हैं यानी मेटालिक मिनरल्स, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार के मेटालिक मिनरल्स हैं और ये मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले उसका अध्ययन होगा। उसके बाद दूसरे क्रम में हम लोग देखेंगे जो आधात्विक मिनरल हैं, उसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे आता है जो फ्यूल हैं, फ्यूल में हम लोग कोयला है, पेट्रोलियम है, फिर वहाँ पे यूरेनियम है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पढ़ने का क्रम होगा। सबसे पहले हम लोग किस पर अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम लोग धात्विक पे, फिर किस पे, आधात्विक पे, फिर किस पे, फ्यूल पे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि धात्विक में भी कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। धात्विक में भी कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। और उसमें भी एक पार्ट होगा जिसमें लौह से संबंधित अयस्क पाए जाएंगे और दूसरा होगा जिसमें लौह के अलावा जितने भी अयस्क हैं उनको देखा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर अयस्क दे दिया जाएगा, पूछेगा कि यह लौहांश युक्त अयस्क है या नहीं। तो सिंपल है, आपको याद ही करना है और कोई विकल्प नहीं है कि लौह युक्त अयस्क में जो जो नाम दिए गए हैं उनको आप याद कर लीजिए और या तो जो जो उनके बाहर है उनको याद कर लीजिए। इसका और कोई विकल्प नहीं, आपको याद ही करना है। जैसे लौह युक्त में कौन कौन से हैं, तो लौह में तो लोहा रहेगा ही रहेगा, मैग्नीज रहेगा क्योंकि मैग्नीज के ही आधार पर लोहा को हम लोग और ज़्यादा इन्हांस करने का प्रयास करते हैं। क्रोमियम है जिसके माध्यम से हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। फिर कोबाल्ट है, टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, बोरान है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर बोरान है, निकिल है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये किससे संबंधित है, लौह अयस्क हैं। कैसे अयस्क हैं, लौहांश युक्त अयस्क हैं, यानी इसमें लोहे की मात्रा कहीं न कहीं पाई जाती ही है। लेकिन इसके अलावा लौह में कौन कौन से, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है एवं प्लेटिनम है। इनको हम लोग अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। यानी धात्विक खनिज के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। मिनरल्स 3 पार्ट हो गया, धात्विक, अधात्विक और फ्यूल। धात्विक के भी कितने पार्ट हैं, 2, लौहांश युक्त और अलौह खनिज। लौह में भी कितने हैं, लौह में भी आप देखेंगे कई पार्ट हैं। वहाँ पर लोहा ही रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, कोबाल्ट रहेगा, टंगस्टन रहेगा, फिर यहाँ पर मॉलिब्डेनम देख रहे हैं, वेनेडियम है, टाइटेनियम है और निकिल है। जबकि अलौह में कौन रहेगा, तांबा है, जस्ता है, फिर यहाँ पर सीसा है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है और प्लेटिनम है। तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार करके या कोई ट्रिक बना लीजिए, अगर ट्रिक बनता है तो ट्रिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन याद ही करना है। क्योंकि अगर आ गया एग्जाम में तो एग्जैक्ट आंसर देने के बजाय आपके पास कुछ विकल्प नहीं है, दे देगा 4 और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा खनिज अलौह धात्विक है। और मान लो लिख दिया गया, कई लिखा उसी में लिख दिया, मान लेते हैं जस्ता। तो आपको क्या करना है, ये कहना है कि जस्ता अलौह धात्विक खनिज है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि एक को याद कर लो, चाहे धात्विक वाला याद कर लो, चाहे अधात्विक वाला याद करो, याद कर लो। उसके बाद आप उसी के आधार पर अपने आंसर को दे सकते हैं। फिर यानी हमको जो पढ़ना है इसी क्रम में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग धात्विक, और धात्विक में भी कौन सा, लौह युक्त जो खनिज है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद लौह के अलावा अलौह को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधात्विक और फिर बाद में फ्यूल से संबंधित। और नॉन मेटालिक में कौन आता है, मेटालिक तो ठीक हो गया कि मेटालिक में भी 2 पार्ट है,
एक लौह युक्त, एक अलौह युक्त। लेकिन नॉन मेटालिक यानी अधात्विक जो खनिज हैं, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, यानी जिनको पढ़ना हमें है, उसमें डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, पायराइट है, नमक है, एस्बेस्टस है, हीरा है, घिया पत्थर होता है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, ये घिया है। क्या है? ये घिया है, घिया पत्थर होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो घिया पत्थर है, फिर अन्य विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं जो हमको अलौह नहीं बल्कि हम कहेंगे अधात्विक खनिज के अंतर्गत पढ़ना है। इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें फ्यूल है, और फ्यूल में हम लोगों को किसे किसे पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग, मतलब यहाँ तो लिख दिया गया आणविक, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, लेकिन हम लोग सबसे पहले कोयला पढ़ेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे, और चौथे नंबर पे कौन आएगा? आणविक आएगा। तो इस प्रकार हमारा पढ़ने का क्रम होगा, और इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी हो या कोई भी सिविल सेवा संबंधित हो, उन सभी प्रश्नों पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।